आणि आता थेट जाऊयात कोकणातील रेल्वे स्थानकांच्या सुशोभीकरणाच्या शुभारंभ प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलतायत। सावंत, बाळ माने, किरण सामंत, प्रमोद आदटराव, शेखर निकम, डॉक्टर विनय नातू, आमदार योगेश ठाकूर, दर्शन पाटील, अविनाश कोळी आणि बरेच मान्यवर आणि संजय गुप्ता जी इकडे उपस्थित आहेत, अनिकेत कटकरे आहेत, निशाद पाटणकर आहेत, शेखर आहेत, बाकी सगळे मान्यवर। खरं म्हणजे आज कोकणातील रेल्वे स्थानकांचं सुशोभीकरण केलं जाणार आहे। याचा शुभारंभ सध्या सुरू आहे ऑनलाईन पद्धतीने। मंत्रालयामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उपस्थित आहेत आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी त्या स्टेशन्सवरती उपस्थित आहेत। रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्गातल्या रेल्वे स्थानकांचा यामध्ये समावेश आहे। तर पंतप्रधानांच्या हस्ते देशातील 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाचा पायाभरणी समारंभ नुकताच पार पडला आणि याच पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते कोकण रेल्वेच्या 12 रेल्वे स्थानकांच्या सुशोभीकरणाच्या कामाचं ऑनलाईन भूमिपूजन पार पडतंय। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण हे या कार्यक्रमात ऑनलाईन उपस्थित आहेत। रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोकण रेल्वेच्या एकूण 12 रेल्वे स्थानकांच्या परिसराचं रस्ता काँक्रिटीकरण आणि सुशोभीकरण इत्यादी कामाचं भूमिपूजन होत आहे। पुढची बातमी आहे, कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या आत्महत्या प्रकरणी 5 जणांवरती गुन्हा दाखल झालाय। संबंधित लोक आज खालापूर पोलीस ठाणे इथे उपस्थित राहणार असून त्यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे आणि या चौकशीसाठी एडलवाइस ग्रुपमधील ईसीएल फायनान्स कंपनीचे 3 अधिकारी खालापूर पोलीस स्टेशनमध्ये हजर झालेत। नितीन देसाईंना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप त्यांच्यावरती आहे। या प्रकरणात आरोपी त्यांची बाजू मांडणार आहेत। अजित मांढरे आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। अजित, नितीन देसाई आत्महत्या प्रकरणामध्ये जे कोणी आरोपी आहेत त्यांना आज खालापूर पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवण्यात आलंय। ते 5 जण कोण आहेत आणि ते हजर झालेत का? एडलवाइस फायनान्स ग्रुप या एडलवाइस ही एक कंपनी आहे, त्यांचा फायनान्स एक विभाग आहे। या फायनान्स विभागातील 5 अधिकाऱ्यांना समन्स केले गेले होते खालापूर पोलीस स्टेशनमध्ये। एनडी स्टुडिओ कर्जतमध्ये जे एनडी स्टुडिओ आहे नितीन देसाई यांचं, त्यांनी त्या ठिकाणी आत्महत्या केली होती आणि तो एनडी स्टुडिओ जो आहे तो या खालापूर स्टेशनच्या हद्दीमध्ये येतो। या ठिकाणी ती चौकशी सुरू आहे। एडलवाइस ग्रुपचे जे फायनान्स विभागाचे अधिकारी आहेत 5 जण, त्यांना समन्स केला होता। त्यापैकी 3 अधिकारी जे आहेत, एक आहे जे लोन डिपार्टमेंट, दुसरं आहे लीगल डिपार्टमेंट आणि तिसरं फायनान्स डिपार्टमेंट। या 3 डिपार्टमेंटमधले अधिकारी जे आहेत या ठिकाणी चौकशीला आलेले आहेत आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे। साधारणपणे सकाळी 10 ते 10:15 दरम्यान हे 3 अधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांची चौकशी रायगड जिल्हा पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जाते। विशेष करून अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक जे आहेत अतुल झेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सगळी चौकशी सुरू आहे। मुळात ही चौकशी प्राथमिक टप्प्यावरती आहे। या सगळ्या प्रकरणामध्ये सुरुवातीला जे पोलीस आहेत त्यांनी एडलवाइस ग्रुपकडून काही डॉक्युमेंट्स मागितले होते। विशेष करून लोन ॲग्रीमेंट असेल किंवा कशा पद्धतीने लोन प्रोसेस पूर्ण झाली, कर्ज कसं थकलं गेलं आणि त्याच्या मागची कारणं काय आहेत, व तुम्ही ज्या नोटीस इश्यू केल्या होत्या त्या नोटीस ज्या आहेत त्या नोटीसमधले काय काय रिझन्स आहेत आणि जप्तीची नोटीस काढली होती त्यामध्ये काय काय विशेष आहेत, ही सर्व डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते सर्व डॉक्युमेंट्स घेऊन या अधिकाऱ्यांना बोलवलं होतं। 3 अधिकारी इथे आलेले आहेत, 2 अजून आलेले नाही आहेत। त्यांना ते थोड्या वेळ येते असं बोललं जातं आहे, पण लीगल डिपार्टमेंट, फायनान्स डिपार्टमेंट आणि लोन डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंटचे एडलवाइस ग्रुपचे अधिकारी जे आहेत इथे आलेले आहेत। त्यांची चौकशी सुरू आहे। पोलीस जे आहेत ते चौकशी करत आहेत। या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती प्राथमिक तपास असून कशा पद्धतीनं नितीन देसाई यांनी ज्या ऑडिओ क्लिपमध्ये म्हटलं होतं की एडलवाइसच्या जे अधिकारी त्यांनी कसं छळवणूक केली, नियम कर्जाचे परतावा द्यावा याकरता त्यांनी माझ्या मागे तगादा लावला, या सर्व गोष्टीची शहानिशा करण्याकरता आणि चौकशी सुद्धा केली जाईल। धन्यवाद अजित सगळ्या माहितीसाठी। आणि आता पुन्हा जाऊयात, मुख्यमंत्री बोलतायत तिथे। सगळ्या कसरती कराव्या लागतात, परंतु आता आपले बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मनावर घेतलेले आणि ते त्या मुंबई गोवा नॅशनल हायवे असला तरी सुद्धा शेवटी लोकांना सुविधा पाहिजे। लोकांना नॅशनल हायवे का स्टेट हायवे त्याच्याशी काही घेणं देणं नाहीये।
लोकांना सुविधा पाहिजे आणि त्या सुविधा देण्याचं काम आपल्या सरकारचं आहे आणि म्हणून त्यावर देखील रवींद्र चव्हाण टीम काम करते आहे. मागच्या वेळेस 2-4 वर्षापूर्वी मी पण गेलो तिकडे मुख्य होतो त्यासाठी बांधकाम मंत्री आहे त्यामुळे आता थोडं कमी झालं चांगलं आहे आणि नक्कीच आपल्याला त्याच्यातून चांगले रिझल्ट येतील आणि त्यावर देखील लवकरच मुंबई गोवा हा देखील लवकर पूर्ण आपण करू कसंही त्याच्या मागे लागून कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केलेले आहेत त्या दृष्टीने स्वतः रवींद्र चव्हाण त्याच्यामध्ये लक्ष घालताय आणि मी आणि देवेंद्रजी आणि आपलं सरकार त्याला पूर्णपणे मदत करेल. आज हे देखील 12 रेल्वे स्टेशनचा जो काही अप्रोच रस्ते आहे आता स्टेशनवर. आणि आता थेट जाऊयात लोकसभेमध्ये. Name at serial number 4 in revised list of business for today. Item number 5, Shri Shobhaji. Shown as serial number 5 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. Item number 6, Shri Kailash Chaudhary ji. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं. Item number 7, Shri Ajay Kumar ji. अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं. Item number 8, Shri Nishit Pramanik ji. महोदय, आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 8 पर मेरे नाम के आगे दर्शाए गए दस्तावेज को सभा पटल पर रखता हूँ. Item number 9, Dr. Hina Gavit. Sir, I rise to present the 7th report Hindi and English version of the Committee on Empowerment of Women 2020-23 on the subject health facilities for tribal women as listed against my name at serial number 9 in today's order paper. Item number 10, Shri Ramesh Vidhudi ji. अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध पेट्रोलियम नेचुरल गैस संबंधित प्रतिवेदन 21-22वां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं. Item number 11, Shri Radha Mohan Singh ji. संख्या 11 में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी अस्थायी समिति के 15वें एवं 16वें प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखता हूँ. Item number 12, Shri धर्मवीर सिंह जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची से क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के समक्ष तथा यथा सूचीबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं. Item number 14, Shri Prahlad Joshi ji. परमिशन आई राइट टू मूव. एक मिनट. Item number 13, Shri Krishnapal ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 311वीं, 316वीं, 319वीं और 321वीं प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित व्यक्तिगत सदन के पटल पर रखता हूँ. Item number 14, Shri Prahlad Joshi ji. Sir, with your permission, I rise to move the following. That this House do agree with the 44th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 7th August 2023. प्रश्न ये कि ये सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 7/8/2023 को सभा के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे हैं, जो सदस्य विरोध में ना कहे हैं. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ. महासचिव जी. Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 7th August 2023 agreed without any amendment to the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 and the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. जिन मान्य सदस्यों को नियम 37 के अधीन लोकसभेतलं कामकाज आपण थेट पाहत होतो. मोदी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जातोय. पुढच्या बातम्यांकडे वळूयात. स्वाभिमानी संघटनेच्या शिस्तपालन समितीच्या नोटिशीला रविकांत तुपकरांनी केराची टोपली दाखवली आणि पुण्यामध्ये होत असलेल्या शिस्तपालन समितीच्या बैठकीला तुपकर गेलेच नाहीत.
तुपकर आज माध्यमांशी संवाद साधून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटने पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांच्यावरती तुपकरांनी आरोप केले होते. त्यानंतर त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती आणि संघटना ही काही कुणाची खासगी मालमत्ता नाही, संघटना कार्यकर्त्यांच्या ताकदीवरती उभी राहिली आहे असा पवित्रा तुपकरांनी घेतला. माझं म्हणणं असं आहे की वारंवार ते मी मांडलेलंच आहे. मी वारंवार माझं म्हणणं अनेक वेळा मांडलेलं आहे. आता वारंवार किती वेळा तेच मांडायचं. संघटनेच्या माध्यमातूनच चळवळीचं काम मी करणार आहे आणि ते मी करत राहणार आहे. माझ्या दृष्टीनं शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. आता माझ्याबद्दलच तक्रार आहे असं कोण येईल का? मला तुमच्या विरोधात माझी तक्रार आहे असं कोण म्हणाल का? या उलट माझी अशी भूमिका होती की त्यांनी शिस्तपालन समिती समोर यावं आणि समजा माझ्याबद्दलच काही आक्षेप असतील आणि माझ्या समोर कशी तक्रार करायची असं तर त्यांना वाटत असेल तर शिस्तपालन समितीला तसं जर कळवलं असतं तर शिस्तपालन समिती मला काही काळापुरतं बैठकीतून बाजूला व्हायला सांगू शकते. तेवढे अधिकार शिस्तपालन समितीला आहे आणि मग मोकळेपणानं चर्चा झाली असते. आणि आता महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त चर्चेत येणारा विषय आता पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय, तो म्हणजे ठाकरे बंधू एकत्र येणार का या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना फोन करण्यास तयार असल्याची माहिती समोर आली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी खासगीत याबाबतचं वक्तव्य केलंय. दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंना फोन करण्यासाठी तयार असल्याची माहिती मिळाली आहे आणि वेळ आल्यास राज ठाकरेंशी बोलणार असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी खासगीत सांगितलं. बाळासाहेबांवरील चर्चेच्या निमित्तानं दोन्ही नेते आपसात बोलणार आहेत असं असलं तरी राजकीयदृष्ट्या दोन्ही भाऊ एकत्रित येणार का असा प्रश्न या निमित्तानं पुन्हा एकदा उपस्थित केला जातोय. मी मागे असं म्हणालेलो आहे की ते दोघे भाऊ आहेत आणि दोन भाऊ एकमेकांना कधी भेटू शकतात, चर्चा करू शकतात. ह्याच्यामध्ये तिसऱ्या माणसानं पडण्याची गरज नाही. मी दोघांनाही ओळखतो, दोघांशी मध्ये तितकंच जिव्हाळ्याचं नातं आहे. पण जेव्हा हा राजकीय विषय येतो शिवसेना, तेव्हा मी पूर्णपणे मनापासून मी, माझं कुटुंब, माझे सगळे सहकारी आम्ही बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर आहे आणि राहणार. थेट जाऊयात लोकसभेमध्ये गदारोळ झालाय. जो बात हमें कहते हैं उसको भी उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं. एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए. एक मिनट मैं बैठा हूं ना. माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो. मेरा है कहना. मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, जो पब्लिक जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है और प्रेस को भी कहा है सर, प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है. उसके बारे में मैंने पूछा, मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा, सीक्रेट इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने क्या बता रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शेयर कर गरिमा और एक संसद की, उनको पता है, वो बोलने दो, हम भी चर्चा के लिए तैयार है. लेकिन ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते हैं. अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर के. तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया. व्हाट आर यू टॉकिंग? हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए. आप संसदीय मंत्री हैं, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए. आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है, याद रखिए, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए. अध्यक्ष महोदय, अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं. कोई भी ऐसा, हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोलें, सदन की परंपराओं के अनुसार बोले.
अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करें तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मन से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप पहले प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूँ। मैं शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। मैं ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है। मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर, अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। ये हमारी अपेक्षा थी, ये हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी
एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 FIR है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में ये सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में ये सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से 2 मणिपुर आज बन गए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिल के आए हैं जिसमें 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले
जिसमें एक 80 साल की महिला जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो 2 महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पत्नी कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है मैंने देश को बचाया, पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर, दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। आज महिलाओं, बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया। धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है, आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है। आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते अगर वीडियो वायरल नहीं होता। पर ऐसे हजार से ऐसे अत्याचार हुए। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि ये सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात अपने आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जो वहां पे जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबंग इटोचा, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के पीएचई मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुकात है। ये बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया, वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। पॉपी फार्मिंग की बात करते हैं। आज आपका ही नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB ये कहता है द स्केल ऑफ पॉपी प्लांटेशन इन मणिपुर हैज स्प्रेड अक्रॉस 15,400 acres of land in the hills between 2017 and 2023. 2017 में आपकी सरकार आई थी। आज इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में कहता है that within 2 years time the forest area of Manipur has decreased by 248.63 square kilometers. ये आपके सरकार के नजर के सामने वहां के जंगलों को काटा जा रहा है और पॉपी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गृह मंत्री ड्रग्स को लेकर बार बार वक्तव्य देते हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय आपको भी पता है कि पिछले 5-6 सालों में ड्रग्स की ये समस्या कमी नहीं, थमी नहीं, बढ़ती जा रही है। लगभग 2017 में NCRB का डेटा है 1113 केसेस, 2021 में 3611। तो ड्रग्स की समस्या आज बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि उनको छवि से लगाव है।
चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बड़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। पर जैसे कि मैंने कहा कि उनके मौन रहने का कारण 3 है, अभी तो मैंने सिर्फ एक कारण का उजागर किया। और दूसरा कारण यह है, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशंस में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं? क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एन्यूमेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में है। कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये जो बंदूक है, ये जो गोलियां हैं, किस पर चलाएंगे? ये गोलियां हमारे भारतीय सेना के नौजवानों पे चलाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के पुलिस पर चलाए जाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के निहत्थे लोगों पर बरसाए जाएंगे। क्या क्या आपने आज ये जो हथियार है सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे सर। लगभग ये जो 6 लाख एम्यूनेशन है, गोला बारूद है, AK-47, ये तो युद्ध के हथियार हैं, ये युद्ध के अस्त्र है। ये सिर्फ मणिपुर तक नहीं सीमित रहेंगे, ये आज उत्तर पूर्वांचल में भारत के अलग अलग जगह में ये हथियार जाएंगे और भारत के समाज को आज अशांति का वातावरण बनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? आज दुख की बात है कि अभी मुख्यमंत्री पहले तो समाज पर दोष ठहरा रहे थे, अब मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और असम राइफल्स पे आज निशाना साध रहे हैं। आज ही हमें सुनने में मिला कि असम राइफल्स, जिसको जिम्मेवारी दी गई है देश को, लोगों को बचाने के लिए, उनको हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के घर के जो विधायक हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पूछते हैं कि इतने हथियार कहां से आए? क्या कर रही है केंद्रीय शासित सुरक्षा दल? ये असम राइफल्स किसके अनुसार काम करता है? ये असम राइफल्स गृह विभाग के मंत्रालय से इनको निर्देश दिया जाता है। तो एक ऐसी व्यवस्था बन गई है मणिपुर में कि मणिपुर के पुलिस आज असम राइफल्स के जवान पर उंगली उठा रहे हैं, असम राइफल्स के जवान आज मणिपुर के पुलिस पर उंगली उठा रही है। ये बना है 21वीं सदी के भारत में। ऐसे हम समाधान कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई, उससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्वीकार नहीं किया है। आज इसीलिए कमिटी बैठाई गई। आणि आता एक अतिशय मोठी बातमी समोर येते। बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला असल्याचं कळतंय। या क्षणाची अतिशय मोठी बातमी आपण पाहतोय। बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप आता मागे घेण्यात आलेला आहे। आजचा संपाचा 7वा दिवस होता, मात्र आता हा संप मागे घेण्यात आला असल्याचं कळतंय। मुंबईकरांसाठी ही दिलासादायक बातमी, कारण बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतलेला आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाल्यानंतर आता हा संप मागे घेण्यात आलेला आहे। गेल्या काही दिवसांपासून बेस्टच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता, मात्र बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आता आपला संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। तसा निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आता संप मागे घेतलाय। त्यामुळे मुंबईकरांसाठी अतिशय मोठी बातमी आपण पाहतोय। बेस्टच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतलेला आहे।
या क्षणाची अतिशय मोठी बातमी आपण पाहतोय. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत त्यांची बैठक झाल्यानंतर आता हा बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्यात आलेला आहे. तसं पत्रक जारी करण्यात आलेलं आहे. तर मागण्या मान्य झाल्यानं आता संप मागे घेण्यात आलं असल्याचं कळतंय आणि मुंबईकरांसाठी ही अतिशय दिलासादायक बातमी म्हणावी लागेल, कारण बेस्टच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतलेला आहे. आजचा संपाचा 7वा दिवस होता, मात्र मागण्या मान्य झाल्यानं आता संप मागे घेण्यात आलेला आहे. तसं पत्रक जारी करण्यात आलेलं आहे. यांच्या मध्यस्थीने त्याचबरोबर गेले 8 दिवस जे आंदोलन चाललं होतं त्याची दखल पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढाजी यांनी देखील घेतली होती व शासनाने कुठेतरी चांगली दखल घेऊन यांची शिष्टाई व्हावी यासाठी नरेश म्हस्के साहेब व आम्ही सर्व महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटनेचे पदाधिकारी यांनी प्रयत्न केले की गेले 8 दिवस हे कामगार या ठिकाणी आझाद मैदान येथे उन्हातान्हात बसलेले आहेत. त्यांच्या मागण्या कुठेतरी साहेबांपर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केला व काल माननीय मुख्यमंत्री साहेब जेजुरीला होते. या ठिकाणी नरेश म्हस्के साहेब येऊन साहेबांशी बोलल्यानंतर इथे खजूरकर आणि त्यांचे जे कर्मचारी होते बेस्ट कर्मचारी त्यांच्या मागण्या आम्ही वाचल्यानंतर साहेबांना कळलं तर साहेबांनी लगेच रात्री शिष्टमंडळाला भेट देण्याची विनंती केली आणि साहेबांनी मान्य करून ज्या काही त्यांच्या मागण्या आहेत त्या मागण्या घेऊन येण्यासाठी सांगितलं आणि त्या शिष्टमंडळाला रात्री 1 वाजता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी भेट दिली व त्यांच्या ज्या मागण्या होत्या त्या काही जास्त मोठ्या नव्हत्या. त्यांच्या बेसिकमध्ये वाढ पाहिजे तर बेसिक पगारामध्ये जी वाढ पाहिजे ती भरघोस मी करेल, परंतु त्यासाठी मला ते कॉन्ट्रॅक्टर आहेत आणि आयुक्त यांची एक संयुक्त बैठक आज नरेश म्हस्के साहेबांना घ्यायला सांगितलेली आहे. ती बैठक झाल्यानंतर जी बेसिकमध्ये वाढ पाहिजे कामगारांना ती भरघोस वाढ करण्याचे माननीय मुख्यमंत्री मोदींनी केलेलं आहे. त्याचबरोबर त्यांना ज्या रजा असतात वार्षिक रजा CL, PL, SL या भरपगारी करण्यात यावा या देखील मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर कामगारांना वार्षिक बोनस दिवाळी बोनस दिला पाहिजे ही देखील मागणी साहेबांनी मान्य केलेली आहे. कामगारांना साप्ताहिक रजा ही भरून मिळावी ही देखील मागणी साहेबांनी मान्य केलेली आहे. कामगारांना वार्षिक वेतनवाढ देण्यात यावी ही देखील मागणी मान्य केलेली आहे. त्याचबरोबर सगळ्यात चेष्टीची गोष्ट अशी होती की ह्या कामगारांना कामावर येण्या जाण्यासाठी तिकीट काढावं लागत होते, ती देखील त्यांना मोफत पास देण्याची सुविधा देण्याचं साहेबांनी आश्वासन केलेलं आहे. त्याचबरोबर एखाद्या ठिकाणी ऍक्सिडेंट झाला तर त्या कामगाराला त्रास दिला जायचा ही देखील तो यापुढे त्रास होणार नाही हे देखील साहेबांनी या ठिकाणी आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे. गेले 8 दिवस जे कामगार या ठिकाणी आंदोलन करत त्यांना नोटिसा देण्यात होत्या, त्यांच्यावर कारवाईचा बर्गा उघडणार होते, परंतु त्या कामगारांना एकही कामगारांवरती कारवाई होणार नाही याचं आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहेब यांनी दिलेलं आहे. त्याचबरोबर कंत्राटी कामगारांमध्ये जे रिटायर्ड कामगार आहेत यांना यापुढे प्राधान्य न देता जे बेकार तरुण आहेत त्यांना प्राधान्य देऊन नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यात यावं असं आश्वासन देखील साहेबांनी दिलेलं आहे. साहेबांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहेबांनी रात्री आम्हाला विनंती केली की मी संपूर्ण हे सरकार शासन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आहे, कामगारांसाठी आहे, शेतकऱ्यांसाठी आहे. मला कामगारांवरती अन्याय करायचा, कामगारांचं हित देखील जपायचं आहे व मुंबईकरांना जो त्रास होतोय 8 दिवस तो मुंबईकरांचा त्रास कुठेतरी थांबला गेला पाहिजे या दृष्टीने माझ्यावर विश्वास ठेवा. आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत ते मी पूर्णपणे करून देतो असं साहेबांनी आश्वासित केल्यामुळे जे शिष्टमंडळ खजूरकर आणि त्यांच्या पत्नी प्रज्ञा खजूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली साहेबांकडे भेटायला गेलो होतो तर त्या शिष्टमंडळाने साहेबांनी आश्वासित केल्यामुळे आज बेस्टी कामगारांचा जो कंत्राटी कामगारांचा जो धरण आंदोलन होतं तो या ठिकाणी आज आम्ही माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आम्ही विश्वास ठेवून आज या ठिकाणी आम्ही हे आंदोलन कामगारांकडे आम्ही शिष्टाई करून आज स्थगित करत आहोत ही गोष्ट आपल्याला सांगतो. पुन्हा एकदा आम्ही संपूर्ण मुंबईच्या जनतेच्या वतीने कंत्राटी कामगारांच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचे आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. या ताई पुढे आणि आता थेट जाणार आहोत लोकसभेचं कामकाज सुरू आहे. हुआ
क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा, पर उस स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई, इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं, आप चीन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो पूर्व ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी ही चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सांसों में फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? इस देश के इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांति के पहल के लिए उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। ये हमारा राष्ट्रवाद है कि दल से ऊपर हमारा देश, ये हमारा राष्ट्रवाद है। जब मीजो अकॉर्ड हुआ, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में, तब मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लालडेंगा जी के साथ समझौता करके मीजो अकॉर्ड उन्होंने स्थापना किया 1986 में, और वहां के पू लालडेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने। और निर्वाचन यह है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल और देश की अखंडता के लिए हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी को याद होगा, जब मीजो अकॉर्ड हुआ उसके अगले ही दिन राजीव गांधी जी और सोनिया जी मिजोरम गए थे, आइजवाल गए थे, और जगह जगह पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया और उन्होंने कहा, स्वागत राजीव गांधी जी, वेलकम राजीव गांधी जी, आप शांति के प्रतीक हो। ऐसा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं करते? हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। इस सदन में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा असम में जाकर, वी आर वन पीपल, वी आर वन नेशन, वी मस्ट लिव टुगेदर एज सच, वी मस्ट रिस्टोर पीस एंड काम थ्रू आउट द एरिया। ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं करते? चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए, तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सीधा सर, मैं प्रधानमंत्री जी से 3 में हमारी याचना है। 3 हमारी याचना है। याचना 1 कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना दूसरा कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था
कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोका चक्र है। आज नफरत एक हथियार बन चुका है, नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो। आप जितना भी नफरत फैलाएं, आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है। आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। हम संविधान की सुरक्षा करेंगे। Our constitution that talks about equality, liberty, justice, fraternity, हम इस संविधान के आदर्शों की हम सुरक्षा करेंगे। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं, लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। ये है आपका विकास का मॉडल, ये है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनी को तो नाम ले सकता हूं। ये कैसा प्रक्रिया है सर? ये कैसा कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बना रहे हैं? जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है, और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है, और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री को। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे? हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जीडीपी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें उनको समझाइएगा। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए, आप किसान की बात करते हैं, आपके डेटा में आज हमको मिला है कि लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसमें से किसान है, श्रमिक है, कल्टीवेटर्स है। ये है पार्लियामेंट में आज उत्तर आता है कि एमजीएनरेगा में 5 करोड़ लोगों को आज एमजीएनरेगा से बाहर कर दिया है। ये आपका विकास है? तो सर ये आप गरीबों पे विश्वासघात करिए, हम राजस्थान की तरह देश में महंगाई में हम राहत लाएंगे। आप आदिवासियों में अत्याचार करें, हम आदिवासी छात्र, महिलाओं और एनजीओ के साथ हम भारत को हम जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वी विल प्रोटेक्ट,
एंड वी विल विन। जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इतना अहंकार मत करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रस्ताव यहीं पे रखता हूं। धन्यवाद। निशिकांत दुबे। सर आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से बोलना चाहता हूं सर।